नमस्कार दोस्तों। जैसा कि तय हुआ था, आज हम यूपीएससी की चर्चा करेंगे और 30-40 मिनट में कोशिश करेंगे कि उन तमाम गलतियों पर हम बात करें जो जनरली लोग करते हैं और उस कारण से यूपीएससी में फ़ेल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सुनी सुनाई बातें नहीं, मैं सुनी सुनाई बातें करके अपना डेटा और आपका भेजा दोनों खर्च नहीं करूँगा। एकदम काम की बात करेंगे और उन गलतियों पर फोकस करेंगे जो जनरली आपने नहीं सुनी होती हैं पर लोग करते हैं और जिसके कारण वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और ये भी कि आज का ये जो मेरा लाइव है ये बेसिकली 2020 के यूपीएससी के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें अब 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने में मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं जिन्हें अप्रोच की ज़रूरत है वो 2 महीने में अप्रोच के साथ इतना पढ़ाई कर लेंगे कि वो सिलेक्शन ले लें। इनफैक्ट 2020 के प्रीलिम्स से बाकी चीज़ों को लेकर के जब तक लोग आ रहे हैं तब तक मैं 2-3 र्यूमर्स पे भी बात कर लूँ। जैसे एक र्यूमर दिल्ली में बड़ा चल रहा है कि अक्टूबर में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होगा। जितना मैं समझता हूँ यूपीएससी को और अंदर की जो बातें हैं उसके हिसाब से यूपीएससी का प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को ही होना है। अब वो 4 अक्टूबर को क्यों होना है उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सितंबर से एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खुल जाने हैं, क्लासरूम्स खुल जाने हैं। तो यूपीएससी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएगा। सिचुएशन अगर बहुत वर्षन होती है, बहुत ख़राब होती है, तो ऐसी कंडीशन में यूपीएससी ऑनलाइन कराने पर भी विचार कर रहा है। पर अक्टूबर से आगे एग्ज़ाम आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो ये तो तय मान लीजिए, इस र्यूमर पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए जो लोग इस साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि आपका यूपीएससी 2020 का एग्ज़ाम आगे नहीं बढ़ रहा है। दूसरा एक र्यूमर ये भी है कि चूंकि ये एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ तो अगले साल का एग्ज़ाम भी अक्टूबर में होगा। तो जो लोग यूपीएससी को जानते हैं, मैं तो 20-25 साल से जानता हूँ, जो लोग यूपीएससी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि यूपीएससी कभी भी अपने कैलेंडर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती और उसके हिसाब से इसकी 99 नहीं 100% पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या, ये पूरा तय है कि अगला प्रीलिम्स एग्ज़ाम मई के आखिरी संडे को या फिर जून के पहले संडे को होगा। तो आपका अगला एग्ज़ाम, ये कितना भी लेट हो जाए, आपका अगला एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम मई में ही होना है, जिसके लिए अब आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। एक तीसरा र्यूमर जनरली ये होता है कि क्या ये हो सकता है कि सरकार वैकेंसीज़ कम कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बहुत कम हैं। इस कारण से कुछ लोग कह रहे हैं अगले साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दिल्ली में कोचिंग्स काफ़ी र्यूमर फैला रही हैं, क्योंकि उनके इस साल कोई बैच बन नहीं रहे हैं, तो उनको लगता है कि बेहतर यह है बच्चों को बता दिया जाए कि इस साल जो है ना कोई एग्ज़ाम होना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद अब आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो 2-3 चीज़ें समझिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को ही हो रहा है। दूसरा, अगला एग्ज़ाम मई में ही हो रहा है। तीसरा, यूपीएससी ने कभी भी कितने भी बुरे दौर में भी अपनी वैकेंसी नहीं रोकी है। और चौथी बात, यूपीएससी की जो रूटीन वैकेंसीज़ हैं वो आती ही हैं क्योंकि उनका वो रूटीन कैडर है। हर सर्विसेज के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है और वो उतने लोग उन्हें चाहिए ही हैं। तो 700-800 से कम वैकेंसीज़ आपकी होगी नहीं। तो ये तमाम रूमर्स पे अपन ध्यान ना दें। और ऐसे लोग जो ये सोच करके, बहुत सारे ऐसे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जो ये कहते हैं कि सर अब तो नौकरी चली गई, यूपीएससी का फॉर्म भर दिया था, तो क्यों ना 2 महीने जो बचा हुआ है उसमें यूपीएससी की तैयारी करके एग्ज़ाम दे दिया जाए। तो भैया आपसे ना हो पाएगा। अगर आपकी पहले से तैयारी है, सब कुछ ठीक है, तो आप 2 महीने में यूपीएससी में कुछ कर भी सकते हैं। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आप अल्बर्ट आइंस्टीन के भतीजे भी हैं तो भी आपसे कुछ नहीं होने वाला है। 2 महीने में यूपीएससी नहीं निकलता है, ठीक है। जिन लोगों की तैयारी अच्छी है उनको ढीला नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैंने ये शुरुआत के 2-3 मिनट उस पर लिए। 2020 का यूपीएससी का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को ही होगा। इसकी 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्ज़ाम आगे बढ़े, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आ गए हैं। अब हम बात शुरू करते हैं उस विषय की जो हमारे आज के इस लाइव सेशन का विषय है, और वो ये है कि आईएएस की तैयारी का सही तरीका क्या होता है। आईएएस मतलब एक ऐसा करियर, जिसे एग्ज़ाम की बजाय मैं करियर कहना पसंद करूँगा, एक ऐसा करियर जिसे असल में द ग्रेट इंडियन ड्रीम कहा जाता है, मतलब महान भारतीय सपना कहा जाता है। और उसके पीछे कारण ये है कि ये सर्विस अब लगभग, ये पोस्ट लगभग 240 साल पुरानी हो गई है। और 240 साल के बाद मुझे लगता है कि ठीक है, अगर थोड़ा सा 225 साल के करीब पीछे चला जाए तो कॉर्नवालिस ने इस पोस्ट को बहुत पावरफुल बनाया था। और तब से लेकर के अब तक, मतलब लगभग 200-225 साल से इस देश का हर आदमी कलेक्टर बनना चाहता है। और ये कलेक्टर बनने की जो चाहत है, इसके पीछे अलग अलग टाइम पे अलग अलग अट्रैक्शन रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पे, या यूँ कहें कि शुरुआती दौर में, चूँकि इस सर्विस में सबसे ज़्यादा वेतन मिलती थी, दुनिया के किसी मल्टीनेशनल में इतनी सैलरी नहीं थी जितनी कलेक्टर की सैलरी हुआ करती थी, इसलिए लोग आईसीएस ज्वाइन करना चाहते थे, कलेक्टर बनना चाहते थे। फिर ब्रिटिश पीरियड में एक्चुअली हर कोई अंग्रेज़ों जैसी ज़िंदगी जीना चाहता था, एलीट ज़िंदगी जीना चाहता था। तो वो एलीट ज़िंदगी या उस एलीट क्लब में शामिल होने की चाहत यूपीएससी की तरफ लोगों को ले जाती थी। इसलिए
आज़ादी के समय भी आप देख लीजिए, देश के जो सबसे पढ़े लिखे लोग रहे होंगे वो सब यूपीएससी देते थे, सब सिविल सर्विसेज देते थे, आईसीएस देते थे और आईसीएस में आना चाहते थे। आज़ादी के बाद चूंकि वो एलिटनेस तो नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट टाइप के लोग, ऐसे लोग, चूँकि देश जब आज़ाद हुआ था तो देश की लगभग हर चीज़ को बनाने की ज़रूरत थी। हमारे देश की इकॉनमी, हमारे देश की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, सब कुछ बनाने की ज़रूरत थी, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग। तो ऐसे तमाम लोग आज़ादी के बाद, जो लोग एक्चुअली अपने देश को अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते थे, वो लोग सर्विसेज में आते थे और बहुत फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट इंडिया में हुए। अगर आप उनके अकाउंट्स पढ़ेंगे, उनकी लिखी किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देश जो हम देखते हैं इनमें नेताओं का योगदान कुछ नहीं होता है। नेता केवल चेहरा होते हैं, दिखाने वाले दांत होते हैं, एक्चुअल काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ये जो ग्रेट इंडियन ड्रीम है, इसमें अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग अट्रैक्शन के लिए आए। 90s के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन जो रहा वो ये रहा कि तमाम कॉर्पोरेट फील्ड में अनसर्टेनिटी बहुत है। उस अनसर्टेनिटी के कारण पैसा तो अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन अनिश्चितता है। आप एक दिन सीईओ हैं, अगले दिन आप सड़क पे आ जाते हैं। तो लोग इस अनिश्चितता से थोड़ा सा बचने के लिए और एक डिसेंट सी लाइफ जीने के लिए, स्टेबल लाइफ जीने के लिए, जिन्हें अच्छी ज़िंदगी चाहिए, वो लोग सिविल सर्विसेज में आते थे। तो पिछले 20 साल से जनरली जब से ये आईआईटी वाला क्राउड इस तरफ आना चालू हुआ, तो ये वो लोग हैं जो जिनने ज़िंदगी की मेहनत कर ली है, वो बहुत सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं। और बहुत सुकून की ज़िंदगी मतलब सिविल सर्विसेज में आ जाओ, महीने पे अच्छी सैलरी मिलेगी, बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी, और ऐसे लोगों की संख्या अभी भी अच्छी खासी है। और ज़्यादातर ऐसे लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं जो स्टेबल जॉब, एक अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफस्टाइल, इसके लिए सिविल सर्विसेज में आते हैं। पिछले कुछ समय से कुछ और अट्रैक्शन भी आ गया है। जब से ये सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम वगैरह आए हैं, तो हम लोग टीना दाबी, दीपक रावत, सचिन अतुलकर, सृष्टि देशमुख, चंद्रकला, इन ऐसे लोगों जैसों को देख करके भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। हमको लगता है कि हम वैसे अपना अगर इंस्टा अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 लोग फॉलो करेंगे, पर अगर हमने आईएएस टॉप कर लिया तो वो टीना दाबी के एक इस तरह से करने पर 1 लाख लाइक मिल जाते हैं, तो हमें भी लाइक मिलने लगेंगे। तो कुछ लोग आजकल सिविल सर्विसेज में इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उनके इंस्टा लाइक बढ़ जाए या उनके फेसबुक लाइक बढ़ जाए। तो खैर, आगे चर्चा करूँगा कि जिन्हें हम इंस्टा पे आइडियल आईएएस और आईपीएस ऑफिसर मानते हैं, ये एक्चुअली आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते नहीं हैं। रियल में ये लोग बहुत सम्मानित नहीं होते हैं, अपने कैडर में ये बहुत सम्मानित नहीं होते हैं, और सच्चाई में ये कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इनके पीछे एक सोशल मीडिया टीम चलती है जो उनके हर मोमेंट को रिकॉर्ड करती है, सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाती है, और आप उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी के भीतर कोई उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करता और किसी को उतना सम्मान नहीं मिलता है। अगर सही हिसाब से देखा जाए तो सही मायने में टीना दाबी तो अभी भी बहुत नया ऑफिसर है, अभी तो उसे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली नहीं है। दीपक भाई के पीछे, दीपक रावत जो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे छापे आपे मारते रहते हैं। गलती से अगर कोई ह्यूमन राइट एजेंसी उनके पीछे पड़ जाए तो उनके ऊपर 500 केस दर्ज हो जाए, क्योंकि उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जो काम करने का तरीका है, वो लीगल है ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जिनको हम सोशल मीडिया पर, जिनको देख करके हमें लगता है कि ये ऐसा आईएएस ऑफिसर हमें बनना है या ऐसा आईपीएस ऑफिसर हमें बनना है, वो एक्चुअली एक आइडियल आईएएस और आईपीएस नहीं होता। ये देश जिन लोगों के दम पर चल रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे सिस्टम के भीतर, उनके सर्विस रूल्स के भीतर बंधे होकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना संभाल रहे हैं। आपको शायद किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि इस समय जब पूरे देश में कोरोना चल रहा है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो हर दिन फिगर जारी कर रहा है, जो हर दिन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसे हमें नहीं पता होगा, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होगा कि पिछला वीडियो टीना दाबी का क्या आया था, वो कौन सी गंगानगर में जिला परिषद के चेयरमैन या कुछ उसका ज्वाइन करते हुए। तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें कहने के पीछे मेरा पर्पज़ ये है कि सिविल सर्विसेज में लोग अभी जो आ रहे हैं उनमें से 90% लोग गलत रीजन से आ रहे हैं। गलत रीजन से मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज में आप जो सोच के आ रहे हैं वो सिविल सर्विसेज में है ही नहीं। बहुत सारे लोग, अगर अभी मैं लोगों से जनरल रैंडम बात करूं कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, तो बहुत सारे लोगों को दुनिया बदलनी है, समाज बदलना है, इस कारण से उन्हें सिविल सर्विसेज में आना है। ऐसे लोग डिप्रेस होकर मर जाएंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आकर के आप ये सब नहीं कर सकते। इसके लिए बेटर है कि आप पॉलिटिक्स में चले जाइए। आप सिस्टम के भीतर, एक टीम के भीतर एक टूल बन करके चेंजेस लाते हैं। आप एकदम से क्रांतिकारी होकर के सिस्टम को नहीं बदल सकते। तो जिन्हें समाज बदलना है, जिन्हें सोसाइटी बदलना है, जिन्हें देश बदलना है, उनके लिए सिविल सर्विसेज है नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वो एकदम से सिविल सर्विसेज में आके करप्शन 0 लेवल पे ले आएंगे, भूल जाइए, संभव नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि सिविल सर्विसेज में बहुत पैसा है, उन्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में, बेसिक जॉब में इतना पैसा मिलता है। बैंक में चले जाओगे तो बैंकियों की सैलरी और आईएएस की सैलरी इक्वलेंट ही है। प्रोफेसर बन जाओ, उसकी सैलरी इतनी होती है। लगभग हर जॉब में इतना ही पैसा है जितना बेसिक सैलरी मिलती है। सिविल सर्वेंट को बहुत उससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। ऊपर की कमाई आप भूल जाओ, सिविल सर्विसेज में ऊपर की कमाई होती नहीं है। वो सब चीज़ें ना, इतने 24 घंटे चलने वाले कैमरे, लोगों के मोबाइल कैमरे, विजिलेंस, इसके बाद आप भूल जाइए कि आप ऊपर की कोई कमाई कर लेंगे।
कुछ लोग पावर के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो भूल जाइए, क्योंकि पावर इस देश में केवल पॉलिटिक्स में है। केवल पॉलिटिशियंस के पास ही पावर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर नहीं होता है। ब्यूरोक्रेट के पास अच्छा काम करने की अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी अच्छा काम करने की होती है। अच्छा काम करने की अथॉरिटी का मतलब ये होता है किसी को पनिश करना नहीं, बल्कि वो जो व्यक्ति जिसको उसका जो अधिकार है उस व्यक्ति तक वो अधिकार पहुंचाना। उसके लिए आपको कुछ अथॉरिटी दी जाती है, कुछ आपको कानूनी प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं। तो फिर रिपीट करता हूँ, सिविल सर्विसेज में लोग, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग गलत रीज़न से सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। सिविल सर्विसेज में नंबर एक, आप रातों रात कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आप सिस्टम नहीं होते हैं। दूसरा, सिविल सर्विसेज में बहुत पैसा नहीं है। अगर आप सोच के आ रहे हैं कि बहुत पैसा मिलेगा, आप भूल जाइए। नंबर तीसरा, आपको लगता है सिविल सर्विसेज में आके आपको बहुत पावर मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज में पावर है ही नहीं है, अथॉरिटी है अच्छा काम करने की। तो फिर हमें सिविल सर्विसेज में आना ही क्यों चाहिए? अब ये सब चीज़ें गिनाने के पीछे बड़ा रीज़न ये है कि आपने पता नहीं गौर किया है नहीं, हमारे देश में, जैसे मैंने कहा ना, ये ग्रेट इंडियन ड्रीम है। अभी कल मध्य प्रदेश में 12वीं का रिजल्ट आया, आज राजस्थान में आ रहा है, और पिछले हफ्ते में जब से 12th के रिजल्ट आए हैं, इनफैक्ट 10th के रिजल्ट जब से आए हैं, तब से इतने पेरेंट्स, इतने लोगों के मैंने फ़ोन अटेंड किए हैं जो अपने बच्चों को IAS में डालना चाहते हैं। तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि इस समय, इस पर्टिकुलर टाइम में 2020 में IAS की तैयारी करने के लिए इस साल जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी संख्या पिछले सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और मेरा अंदाज़ा है कि हर साल करीब 50 लाख लोग, हर साल करीब 50 लाख लोग सिविल सर्विसेज की रेस में शामिल हो जाते हैं। और 50 लाख पिछले साल की भी होंगे, मतलब सब मिलाकर के मोटे तौर पे 2-3 करोड़ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुड़े होते हैं। अब ये 2-3 करोड़ लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे कोचिंग करने निकल आते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स पे चले जाते हैं। तो इनमें समझ लीजिए कुछ 12-15 लाख लोग ऐसे हैं, या 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कोचिंग्स करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 25-30 लाख लोग, जो घर पे बैठ के ही तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अपन पहले सेकेंडरी एग्जाम दे देते हैं, मतलब PSC दे देते हैं, SSC दे देते हैं, बैंक दे देते हैं, उसके बाद अपन IAS करेंगे। ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, 1-2 साल में थोड़ा पैसा कमा लेंगे, बचत कर लेंगे, उसके बाद UPSC दे देंगे। ऐसे लोगों की संख्या हर साल 1 करोड़ होती है। और 1 करोड़ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जब ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद UPSC ज़रूर देंगे एक बार। तो सब मिलाकर के इस देश में लगभग 2-3 करोड़ लोग तो UPSC की तैयारी करते हैं। मैं उनको जोड़ रहा हूँ जो ग्रेजुएट हो गए। उससे पहले वालों की संख्या अगर मैं स्कूल से जोड़ूँ तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मुझे लगता है इंडिया का पूरा डेमोग्राफिक डिजास्टर जो है वो UPSC की तैयारी में लगा हुआ आपको दिखेगा। तो कहानी का सार यह है कि इतनी बड़ी संख्या जब UPSC की तैयारी करती है, और सिलेक्शन कितना होता है? सिलेक्शन होता है, अगर IAS देखें तो साल भर में 100, और अगर ओवरऑल सर्विसेज देखें तो साल भर में 700। मतलब हमारे देश में मोटे तौर पे करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं, और सेलेक्ट होना है केवल 100 लोगों को। 100 लोगों को IAS बनना है। तो क्या वो कौन से कारण होते हैं जिन कारणों से लोग IAS में फेल होते हैं? एक तो ये नंबर मैंने बता दिया कि बहुत कम लोगों को सेलेक्ट होना है। फिर जो सेलेक्ट होते हैं वो किस कारण सेलेक्ट होते हैं, और जो फेल होते हैं वो किस कारण फेल होते हैं। अगर आप उन चीज़ों पे अच्छे से गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलतियां करेंगे जिसके कारण से हम फेल हो सकते हैं। मुझे जनरली 4-5 बड़ी गलतियां समझ में आती हैं, और उसके बाद फिर मैं स्ट्रैटेजी पर जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आती है, 90% लोग गलत कारण से UPSC की तैयारी कर रहे हैं। गलत मोटिवेशन, गलत रीज़न। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें IAS में क्यों आना है। तो फिर आप कहेंगे तो सर फिर आप ही बता दो कि IAS की तैयारी क्यों करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि IAS की तैयारी एक्चुअली उन लोगों को करना चाहिए, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों का स्वभाव होता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है, जिन्हें चैलेंजिंग सिचुएशन में वो जाकर के अपना हाथ डालेंगे और उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इस देश में हर चीज़ बहुत चैलेंजिंग है, और एडमिनिस्ट्रेशन में तो हर मिनट आपका चैलेंजिंग है। हर फाइल जो आप फेस करते हैं, हर इशू जो आप फेस करते हैं, हर मीटिंग जो आप फेस करते हैं, वो एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज वाली सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है, उस डिसीजन को सही साबित करना है और उसे लागू कराना है। तो वो व्यक्ति जिसे चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता हो, जिसे मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में बहुत मज़ा आता हो, जिसे दिन रात मेहनत करने में कभी ये ना लगे कि मेरी ज़िंदगी जो है वो नहीं जी पा रहा हूँ, मुझे ये आराम नहीं मिल पा रहा है, मुझे ये कंफर्ट नहीं मिल रहा है, या मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, ऐसे लोगों को ही सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप IAS में आने के बाद बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, आप घूमना फिरना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, बस 11 से 5 की नौकरी करना चाहते हैं, 9 से 5 की नौकरी, तो सिविल सर्विसेज में मत आइए। एक तो आप आएंगे नहीं, और अगर आप भी जाएंगे तो डिप्रेस रहेंगे। एक आश्चर्यजनक फैक्ट बताऊं, शायद ये कोई नहीं जानता, पर ब्यूरोक्रेसी के बहुत क्लोज काम करने के कारण मैं ये चीज़ जानता हूँ कि लगभग 30% IAS डिप्रेस्ड हैं कि वो जो सोच के आए थे वो उन्हें नहीं मिल रहा है। समझ में आया? तो जनरली लोग 5 कारणों से UPSC में फेल होते हैं। नंबर 1, गलत रीज़न से UPSC में आते हैं, और जैसे ही वो रीज़न थोड़ा सा टूटता दिखता है वैसे ही उनकी पूरी की पूरी तैयारी स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, और इस कारण से उनकी तैयारी लंबे समय तक नहीं चल पाती है। तो अगर सही रीज़न होगा, सही मोटिवेशन होगा,
पता होगा कि इस एग्ज़ाम में क्या मिलेगा, इस करियर में क्या मिलेगा, तो आप 2 साल 3 साल 4 साल इसकी तैयारी कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने सोचा कि इससे तो सोशल मीडिया पे बड़ा नाम मिलता है और एक दिन अचानक गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया कि सारी IAS ऑफिसर्स के इंस्टा अकाउंट बंद किए जाते हैं, तो आपका तो सपना ही टूट गया, आपका तो मोटिवेशन ही खत्म हो गया, आप तो IAS की तैयारी करोगे नहीं। तो कहने का मतलब नंबर 1, लोगों का मोटिवेशन करेक्ट नहीं होता है, लोग गलत रीज़न से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, द बिगेस्ट रीज़न ऑफ फेलियर। सेकेंड, लोगों को तैयारी करने में मज़ा नहीं आता। अब तैयारी करने में मज़ा नहीं आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो तैयारी को काम की तरह लेते हैं। उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, इसके लिए ये प्रोसेस है जिससे मुझे गुजरना है, वो किसी तरीके से मैं गुजर जाऊँ, किसी तरीके से लक्ष्मीकांत याद हो जाए, बाकी भाड़ में गई लक्ष्मीकांत, भाड़ में गया इस देश का इतिहास, वो मुझे समझना नहीं है। अगर वो उस नौकरी से प्यार करते हैं तो उस नौकरी के लिए ज़रूरी ये सारे सब्जेक्ट्स में वो इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा। हर दिन जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं आपको मज़ा आता है। यूपीएससी की तैयारी में वो लोग फेल होते हैं जिन्हें तैयारी करने में मज़ा नहीं आता है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मज़ा नहीं आता है तो आप IAS नहीं बन सकते। नंबर तीसरी जो बहुत नेगेटिव चीज़ है और जो मुझे लगता है शायद हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि हम में से 90% लोगों को पढ़ना, समझना और लिखना नहीं आता, सोचना भी। मतलब हम सबको पढ़ना लिखना नहीं आता है। पढ़ने लिखने का मतलब समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने देखी है तो उसे कैसे समझना है, समझ करके कैसे उसे अपने इमेजिनेशन का हिस्सा बनाना है, कैसे उसे याद रखने के लिए कुछ पैटर्न डेवलप करना है, कैसे उस पर्टिकुलर चीज़ पर सोच करके जो विचार है उसे आगे बढ़ाना है। ये हमारे स्कूल कॉलेज सिखाते ही नहीं हैं। कुछ स्कूल कॉलेज जो सिखाते हैं वो ठीक है, बाकी ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस एक्चुअली आपको पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, और जब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप यूपीएससी का इतना बड़ा सिलेबस तो आप पूरा नहीं कर सकते। जो चौथी मुझे बड़ी चीज़ लगती है वो सामान्यतः कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी का कारण ये होता है कि हम IAS की तैयारी में तो जुट जाते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं हमेशा उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि मुझे 5 रीज़न बताओ कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होगा और लाखों करोड़ों लोगों का क्यों नहीं होगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा? ये जिस दिन लोगों को ये पता चल जाता है ना कि ये रीज़न है जिस कारण से मैं सबको पछाड़ सकता हूँ, उस दिन उसमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि फिर दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए, फिर सारी परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हो जाए, कोरोना नहीं कोई भी महामारी आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है, उसकी पढ़ाई का सीक्वेंस नहीं रुकता है, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये भी है कि लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उन्हें पता नहीं होता है कि उनका सिलेक्शन क्यों होगा। सब तुक्के पे खेल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में वैसे भी जो सब करते हैं वो करने से सिलेक्शन नहीं होता। और जो पाँचवीं जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जो शायद आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं सोचते। मैं केवल सिलेबस के बारे में सोचता हूँ, मैं केवल किताबों के बारे में सोच लेता हूँ, पर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे जैसे लाखों लोग और भी लगे हैं देश के अलग अलग कोनों में, दिल्ली के किसी कमरे में बैठे हुए लगे हुए हैं, और जब वो वहाँ बैठ करके तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें क्या बढ़त मिल रही होगी जिस कारण से वो मुझे पीछे कर सकते हैं, मुझे पछाड़ सकते हैं। तो मैं बहुत सीरियसली बोलता हूँ कि द बिगेस्ट रीज़न ऑफ आवर फेलियर इज़ दिस कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कॉम्पिटिटर पर नजर नहीं रहती है। आप अपने कॉम्पिटिटर को अच्छे से नहीं जानते हैं। जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आपकी मेहनत कभी भी ऐसी नहीं होगी जिसमें आप उसे पछाड़ सकें। आपकी जीत आपके जीतने पर निर्भर नहीं करती, आपकी जीत बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर के हारने पर निर्भर करती है, क्योंकि सब लोग IAS नहीं बन सकते, बनना केवल 100 को है। तो 100 लोगों में आने के लिए आपको 12 लाख लोगों को हराना पड़ेगा, और वो 12 लाख लोग क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो जाने बिना आप उनको नहीं हरा सकते हैं। तो समझ में आया द बिगेस्ट 5 रीजन जिसके कारण यूपीएससी में लोग फेल होते हैं। नंबर 1, लोग सही रीजन से यूपीएससी में नहीं आते हैं, इसलिए मोटिवेशन क्लियर नहीं होता है, इसलिए मोटिवेशन बीच बीच में डगमगाता है, इसलिए उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। नंबर 2, लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली जो ये पढ़ रहे हैं वो उनकी लाइफ में, उनकी जॉब में, उनके करियर में कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 3, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है। जिस दिन लोग पढ़ना लिखना सीख जाएंगे उस दिन यूपीएससी का सिलेबस एडजस्ट कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, उनकी सोच समझ का हिस्सा बना पाएंगे। अदरवाइज वो इतना बड़ा सिलेबस है कि 5 जिंदगी लग जाएंगी, आप उसे पूरी तरह से नहीं रट पाएंगे। नंबर 4, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस बीच बीच में डगमगाता है। रीज़न आपको नहीं पता होता है कि आपका सिलेक्शन क्यों होगा। आपको नहीं पता होता है कि आप में ऐसा अलग क्या है जो लाखों लोगों में नहीं है। जब तक आपको वो पता नहीं है आप यूपीएससी के मैदान में मत उतरिए। एंड द बिगेस्ट रीज़न, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटर का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस लेवल का है, वो क्या कर रहा है। जब तक आप ये सारी चीज़ें बीच बीच में कमेंट देख लेता हूँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो जब तक आप ये 5 चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तब तक आप फेल होते रहेंगे। अंदाज़ा लगाइए, इस देश में 12 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं। 12 लाख लोगों में से हर साल 12 लाख लोग करीब अप्लाई करते हैं। 12 लाख लोगों में से सेलेक्ट होना है कितने, 700। मतलब इंटरव्यू कॉल आना है 2000 लोगों का, 2100 लोगों का। मतलब
आपका जो मेंस में सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ वो मुश्किल से 8,000 लोगों का होना है, मतलब 12 लाख लोगों में से 8,000 लोग ही प्री में सेलेक्ट होना है, उनमें से केवल 2,000 लोग मेंस में सेलेक्ट होना है, और उसमें से भी केवल 700 लोग आपके फाइनल सिलेक्शन में आने हैं। और उन 700 लोगों में से भी जो बेस्ट 100 हैं, और बेस्ट 100 में भी रिजर्वेशन के कारण अगर आप जनरल कैटेगरी इन सबसे हैं तो अगर आप बेस्ट 30 या 40 में हैं तो ही आपको आईएएस मिल रहा है, अदरवाइज आपको आईएएस नहीं मिल रहा। तो ये तो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या करें, क्या हो सही तरीका क्या होना चाहिए जिससे हम आईएएस क्रैक कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि सर हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, हम हर महीने विज़न का जो वो मंथली बुकलेट आता है वो कर लेते हैं सर, हम इनसाइट का रोज़ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर भी हमारा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। रिपीट करूँ, 90% बच्चा, 90% स्मार्ट बच्चा, बड़ा स्मार्ट बच्चा, टॉपर्स को सुनने वाला बच्चा, वेबसाइट पर दिन भर जो है यूट्यूब पर रहने वाला बच्चा, वो बताता है सर हमने एनसीईआरटी कर ली है, सर हमने विजन का करंट अफेयर्स कर लिया है, या आईएएस बाबा का हमने करंट अफेयर्स देख लिया सर, नंबर 3 सर हमने इनसाइट्स के आंसर लगा लिए हैं, फिर भी हम आईएएस नहीं बने अब तक। तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा तुमने अभी तैयारी कहाँ शुरू की है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, डेकोरेशन समझते हैं, मतलब ये आपने एक घर बना लिया ना, उस घर बनाने के बाद उस घर में कैसी लाइटिंग करना है ये विजन है, उस घर में आपको किस तरह का डेकोरेशन, किस तरह का कलर करना है वो इनसाइट है, और घर बनाने में खिड़की दरवाजे लगते हैं ये एनसीईआरटी है। लेकिन घर तो नहीं है ना, जब तक घर नहीं होगा तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो वो घर क्या है, यूपीएससी की तैयारी में जो घर होता है वो बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है उसका कंक्रीट, और वो जो कंक्रीट होता है वो बेसिकली होता है जनरल स्टडीज़। आपने जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स अगर डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो आप 10 साल क्या पूरी ज़िंदगी इनसाइट के क्वेश्चन लगाओ, पूरी ज़िंदगी आप करंट अफेयर्स पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो यह है कि आपके सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो कितने अच्छे से तैयार हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये इनसाइट और विजन की मेहनत कितनी काम आएगी। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी उस घर की मजबूती कितनी है, और वो मजबूती मतलब आपके ओवरऑल तैयारी का जो घर है उसकी मजबूती क्या है, वो मजबूती होती है आपकी स्किल्स। बहुत सारा मटेरियल है, कंक्रीट है, सीमेंट है, सब है, लेकिन अगर मजबूती नहीं है तो मकान गिर जाएगा। और वो मजबूती मतलब स्किल्स का मतलब ये होता है कि इतने सारे विषय आपने समझे कैसे, इतने सारे विषय आपके दिमाग में बैठे कैसे हैं, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का लेवल क्या है, आप उन विषयों के आधार पर क्या आप कोई डिसीजन, कोई आप कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी, और जो भी आप सोचते हैं, उन जो चीज़ें आपने सोची हैं उन चीज़ों को आप बहुत इफेक्टिवली आर्गूमेंट के साथ, तर्क के साथ लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं, ये होता है आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना ऑफ दैट हाउस। तो आप समझ गए एक्चुअली, अगर एनसीईआरटी रटने से, विजन का करंट अफेयर्स पढ़ने से, या विजन या दूसरी किसी वेबसाइट का करंट अफेयर्स पढ़ने से और इनसाइड के क्वेश्चन रोज लिखने से आईएएस बनते तो हर साल भारत सरकार को 12 लाख आईएएस भरने पड़ते। रिपीट करूं, तुम लोग तो इक्का दुक्का करते हो, इस देश में 12 से 15 लाख लोग ऐसे हैं जो रोज, जो डेली दृष्टि का या विजन का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो डेली आंसर लगाते हैं, इनसाइड का आंसर लगाते हैं, और जिनने एनसीईआरटी रट ली है, ऐसे लोगों की संख्या 12 से 15 लाख है। तो अगर इसके आधार पे आईएएस निकलता होता ना तो भाई लोग हर साल 15 लाख आईएएस निकलते। 15 लाख समझते हैं ना, हमारे देश में टोटल गवर्नमेंट जॉब मिलाकर के 20 लाख है, स्टेट सेंटर मिलाकर के। तो फिर क्या करें, टॉपर्स तो हमेशा यही बोलते हैं कि आपको यही करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट दूं, अगर आईएएस बनना है तो टॉपर को मत सुनो, टॉपर को मत सुनो मतलब, क्योंकि टॉपर अक्सर झूठ बोलते हैं। थोड़ा अजीब हो गया ना ये। उनकी सक्सेस सम्मान के लायक होती है, उनकी सक्सेस सम्मान के लायक होती है, पर उनमें से कोई भी ईमानदारी से अपनी पूरी जर्नी नहीं बताता है। हमारे भोपाल से पिछले साल एक लड़की सेलेक्ट हुई जो लड़कियों में टॉपर थी, ऑल इंडिया 5th रैंक था उसका, सृष्टि देशमुख। उस लड़की ने बताया कि उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में घर पर रह करके तैयारी की। जो लोग उसे जानते हैं उसे पता है, उन्हें पता है, उसके क्लासमेट्स को पता है कि उसने पिछले 5 साल तक लगातार तैयारी की है, बहुत सारी कोचिंग्स में जाकर के पढ़ाई की है। 5 साल की पढ़ाई के बाद, जिसमें 1-2 बार उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, 2-3 बार, उसके बाद फिर उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब आप सृष्टि देशमुख ने या टीना दाबी ने या अतहर ने ये चीज़ बोली है, हम उसे एग्जैक्टली फॉलो कर लें तो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। 3 रीज़न। नंबर 1, टॉपर पूरी कहानी नहीं बताते। नंबर 2, टॉपर अलग मिट्टी का बना है, आप अलग मिट्टी के बने हो। अलग मिट्टी मतलब समझते हैं ना, उसके अलग स्किल सेट हैं, उसकी अलग बैकग्राउंड है, अलग स्कूल एजुकेशन, अलग कॉलेज एजुकेशन से आया है, उसकी अलग हॉबीज़ रही हैं, उसका अलग टाइप का ग्रूमिंग हुआ है। तो अलग मिट्टी का बना है, आप अलग मिट्टी का बने हो, और उसके तरीके से काम करके तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पिछले साल का टॉपर था उसे इस साल का एग्जाम दिलाओ, हो सकता है वो प्रीलिम्स ना निकाल पाए।
फिर रिपीट करूं, हर परीक्षा एक अलग इम्तिहान होता है, हर परीक्षा एक अलग इम्तिहान होता है, मतलब हर साल की परीक्षा एक अलग परीक्षा होती है। इस साल पेपर क्या आया, इस पेपर में हो सकता है पिछले साल जो टॉप कर गया वो इस साल के पेपर में प्री भी क्लियर ना कर पाए। नंबर वन, इस साल पेपर क्या आया। दूसरी बात, इस साल आपके कॉम्पिटिटर्स क्या थे। इन दोनों चीज़ों के आधार पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, और या किन क्वालिटी के कारण आपका सिलेक्शन होगा और किन क्वालिटी के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो जनरली हम ज़्यादातर लोग, हमें ये प्रिविलेज मिल गया है कि हमारे घर में यूट्यूब है, अनअकैडमी है, अनअकैडमी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर दिन रात वीडियोज़ आते रहते हैं। और यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट ये तो गृह उद्योग हो गया है, तो वो हर आदमी जो मोबाइल पे अकाउंट है, जिसका फेसबुक है उसका यूट्यूब अकाउंट है, और वो रोज़ ज्ञान देता है। ज्ञान देना इस देश में फंडामेंटल राइट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में इतना सारा चीज़ हमें मिलती रहती है कि हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक चीज़ पढ़ी, करने की कोशिश की, करना तो है ही नहीं है अपन को, फिर लगा कठिन है तो दूसरे का अप्रोच पढ़ लिया, दूसरे का अप्रोच जो है वो कुछ दिन फॉलो किया, उसके बाद तीसरे का अप्रोच फॉलो कर लिया। तो वैसे भी हम इस तरीके से 5-7 साल टाइम पास कर सकते हैं। तो यूपीएससी के बारे में एक और कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज, जैसे मैंने कहा ना, आईएएस इज़ द ग्रेट इंडियन ड्रीम, उसी तरह से आईएएस इज़ द ग्रेट इंडियन टाइम पास, जिसमें इस देश का हर आदमी लगभग 10 साल टाइम पास करता है आईएएस के नाम पर, उसके बाद फिर वो कर लेता है जो उसे करना है। तो काफ़ी कड़वी बातें हो गई, अब अपन वापस लौटते हैं कि हमें करना क्या चाहिए फिर, जिसके लिए आज का ये सेशन है। तो सिविल सर्विसेज में ध्यान रखिए एक बहुत बुनियादी चीज़, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट का करियर, इंपॉर्टेंट वो जॉब है जिसके लिए आपका सिलेक्शन किया जा रहा है। ये एग्ज़ाम इसलिए नहीं बनाया गया कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये एग्ज़ाम इसलिए बनाया गया है कि एक जॉब है, जिस जॉब के लिए एम्प्लॉयर आप में कुछ क्वालिटीज़ देखना चाहता है, और जब तक आप वो क्वालिटीज़ नहीं समझोगे, बाकी सब तरीके हैं, टूल्स हैं, इसलिए एग्ज़ाम बदल जाता है, अप्रोच बदल जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि बहुत अलग तरह के लोग आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एकदम से अप्रोच चेंज कर देते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि एग्ज़ाम के पीछे क्या अप्रोच होता है उसे समझो। भाई बहुत बुनियादी सी चीज़ है कि इतना बड़ा देश है, इस बड़े देश को चलाने के लिए, इस बड़े देश को चलाने के लिए एक्चुअली हमें कुछ 300-400 या यूँ कहें कि 100 फाइनेस्ट ब्रेन चाहिए। देश के सबसे अच्छे 100 दिमाग चाहिए, जो अगले 30 साल में, 40 साल में इस देश के सामने आने वाली मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में देश को संभाल सकें, देश को सही डायरेक्शन में ले जा सकें। तो हमें एक्चुअली यूपीएससी को इस एग्ज़ाम के द्वारा इस देश के 100 वो सबसे अच्छे लोग ढूंढने हैं जो अगले 30-40 साल तक इस देश को लीड कर सकें। तो वो लोग जो अगले 30-40 साल तक इस देश को लीड करेंगे, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो यूपीएससी का एग्ज़ाम आप एक झटके में निकाल लेंगे। ये तमाम तरह के यज्ञ किए बिना, जो यज्ञ आपको बताए जाते हैं ना कि इनसाइट का पेपर लिखो, विजन का ये करो, ये यज्ञ किए बिना इनसाइट, एनसीईआरटी जैसी चीज़ों को छोड़ करके भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बशर्ते आप ये जानें कि आप में क्या खोजने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, एक आईएएस ऑफिसर के तौर पे बेसिकली आप क्या काम करते हैं ताउम्र। पहला काम, मेजरली 2 तरह के काम होते हैं। पहला काम जो होता है उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। एक आईएएस जनरली जब अपने जूनियर पोस्टिंग में होता है, मतलब शुरुआती 10-15 साल में होता है, जब वो कलेक्टर होता है या फिर वो कमिश्नर होता है, सेक्रेटरी होता है, जो ये इनिशियल फेज़ होता है एक आईएएस अधिकारी का, ये जनरली उसका डिसीजन मेकिंग का फेज़ होता है। डिसीजन मेकिंग क्योंकि वो सीधे फील्ड में होता है, फील्ड में कोई सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में उसको डिसीजन लेना है, कोई क्राइसिस आता है, उस क्राइसिस में डिसीजन लेना है और डिसीजन मैनेज करना है। तो द बिगेस्ट क्वालिटी जो एक यूपीएससी के एक आईएएस एस्पिरेंट में होनी चाहिए वो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और उसका डिसीजन मेकिंग बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग तभी अच्छा बनता है जब आप हर चीज़ जानते हो, जब आप हर किसी परेशानी के सभी पहलुओं को अच्छे से जानते हो, जब आप एक्चुअली बहुत इमोशनल होकर के डिसीजन ना लेते हो, जब बैलेंस्ड होकर के डिसीजन लेते हो, जब आपका डिसीजन बहुत तार्किक होता हो, जब आपके डिसीजन पर कभी कोई सवाल ना उठा पाए, तब वो डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन होता है। तो एक्चुअली आईएएस का अधिकारी के तौर पे एक काम आपका होता है डिसीजन मेकिंग। और जब आप सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरीज लेवल के लोग होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, तब आपको इस देश के लिए पॉलिसीज़ बनानी होती है। पॉलिसीज़ बनाने का मतलब ये होता है कि अब हमारे देश में, हम सबको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत क्रेज़ है, तो कोई एक आईएएस ऑफिसर बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी बना देगा और उसे एक कानून के तौर पर भारत सरकार लागू करेगी। तो एक ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी बनाते समय एक आदमी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसे अब तक एजुकेशन के लिए जो किया गया है सब पता हो, उसे ये पता हो कि दुनिया में इस फील्ड में क्या किया जा रहा है, इस समय की ज़रूरत क्या है, अगले 20 साल 30 साल कैसे होने वाले हैं, तो 30 साल बाद का वो सोच पाए, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसकी उसको जानकारी अच्छे से हो, इस देश को बहुत अच्छे से समझता हो, उसे ये बात पता हो कि कहीं लोगों को अपने बच्चे को मोबाइल दिलाने के लिए गाय ना बेचनी पड़े,
तो उसे जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं तब वो एक ऐसी पॉलिसी बना पाता है जो सालों तक चलती है। अब ये दो काम बेसिकली एक आईएएस को करने हैं, एक डिसीजन मेकिंग और दूसरा पॉलिसी मेकिंग। और इन दोनों चीज़ों के लिए अब इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है सिविल सर्विसेज में। 4-5 बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, अगर वो आप समझ गए तो सिविल सर्विसेज आप क्रैक कर जाएंगे। सबसे पहली बेसिक क्वालिटी होती है कि एक बंदा जो अपने स्कूल से कॉलेज के लगभग फेज़ में पहुंच रहा है, कॉलेज का फेज़ मतलब 20-21 साल वो साल माना जाता है। पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम में 14-15 साल माना जाता था, अब 20-21 साल माना जाता है। ये 20-21 साल वो दौर होता है, वो उम्र होती है जब एक बच्चा माँ बाप के आवरण से बाहर आकर के, घर के सुरक्षित वातावरण से बाहर आकर के समाज में आता है और समाज में अपने बिहेवियर से, अपने काम से अपनी जगह बनाता है। तो एक 20-21 साल के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि समाज में क्या क्या है, उसे समाज की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, उसे समाज की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसे समाज का कानून पता होना चाहिए, उसे समाज की सांस्कृतिक विविधता पता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको पहली चीज़ जो बहुत आपकी ज़रूरी है वो ये है कि आपका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस मतलब आप समझ गए ना, गाँव जनरली आपने देखा होगा हर घर में एक आध पढ़ाकू बच्चा होता है और एक वो बच्चा होता है जो अगर घर का कूलर ख़राब हो गया तो उसे मम्मी पापा बोलेंगे बेटा ज़रा इसको देख ले, ठीक कर दे। या फिर बगल में अंकल रहते हैं, उनके यहाँ ईद का गिफ्ट भेजना है तो बेटा बता ईद पे गिफ्ट क्या भेजा करते हैं, तू बता दे, तुझे पता होगा। या पापा का मोबाइल ख़राब हो गया तो उससे पूछेंगे बेटा बता बेटा अच्छा मोबाइल कौन सा आता है। जनरली वो ऐसा बच्चा होगा जो पढ़ाई में कच्चा होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो दुनियादारी की हर चीज़ में बहुत अच्छा होता है, बहुत अवेयर होता है। ये बच्चे यूपीएससी के लिए होते हैं, पढ़ाकू नहीं, क्योंकि हमें वहाँ रिसर्च नहीं करवानी है, वो तो यूनिवर्सिटी में होती है। सो पहला सबसे बड़ी क्वालिटी कि बच्चे को एक्चुअली अपने आसपास के माहौल में उसे बहुत मज़ा आना चाहिए। आसपास जो भी हो रहा है ना, उसे जानने की इच्छा उसके अंदर बहुत तीव्र होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और वो सिलेबस में ना बांधे, उसे सिलेबस में ना बांधे। अगर उसके दोस्त जो हैं वो आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स गारमेंट्स और ये सब के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसे भी पता होना चाहिए। अगर उसके दोस्त जो हैं वो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस अबाउट वेपन्स तो उसे भी होना चाहिए। या उसे जो भी तमाम चीज़ें, जो भी तमाम सर्कल्स में या जो भी इन जनरल सोसाइटी के लेवल पे चल रहा है वो सब आपको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपकी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और वो सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है, मतलब वो काम का है। तो पहली चीज़, बच्चे में बहुत अच्छी जिज्ञासा होना चाहिए, उसका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब वो अपने आसपास की हर चीज़ में, किताबों से बाहर निकल करके अपने आसपास की हर चीज़ में इंटरेस्ट ले, हर चीज़ में इंटरेस्ट ले। दूसरी, और ये तब डेवलप होता है जब वो बहुत क्यूरियस होता है, जब वो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है, जब वो इंटरनेट से लेकर के, क्विजिंग से लेकर के 25 तरह के कामों के थ्रू हर चीज़ जानने की कोशिश करता है। द बिगेस्ट क्वालिटी इज़ जनरल अवेयरनेस। नंबर दूसरी चीज़ कि जनरल अवेयरनेस होने से आप चीज़ों को जानते तो हैं पर आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आते हैं। तो निर्णय लेने की स्थिति में अगर आपको बताना है कि भैया भोपाल में नया बाईपास कहाँ से बनाया जाए, तो आपको भोपाल के मैप, भोपाल के लोगों के धंधे, हर चीज़ समझना होगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं जो यूपीएससी के विषय हैं, जैसे हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं, वो कुछ नहीं है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं। इंसान को समझना है, आज की समझ को समझना है, तो ये विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको वो तमाम विषय जो असल में हमारी ज़िंदगी को तय करते हैं, जो हमारे देश की दिशा को तय करते हैं, वही हमारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट्स की हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है, हमें पूरी समझ डेवलप करनी है, ताकि हम निर्णय जो लें वो आधा अधूरा निर्णय ना हो। तो एक, अपने आसपास की हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना। वो हर चीज़ में इंटरेस्ट का मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा, पिछले बार भीम ऐप को लेकर के सवाल आया था, या वो मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, जो अपने वियरेबल टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच और इन सब के बारे में सवाल आते हैं। तो एक्चुअली कुछ ऐसे सवाल भी यूपीएससी में आते हैं जिनका किताबों से कोई लेना देना नहीं है, और ये लोग जो अवेयर लोग होते हैं ये 8 से 10 क्वेश्चन में बढ़त बना लेते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, तो पहला है अवेयरनेस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और ऐसे लोग जो समाज में बहुत अवेयर होते हैं, पढ़ाकू ना हो, वो आईएएस बनने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, सोसाइटी से जुड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पूरा समझ लें, और पूरा समझें समाज का हिस्सा होने के कारण, यूपीएससी का सिलेबस होने के कारण। अगर आपने भारतीय संविधान इसलिए समझा ताकि आप ये समझ सकें कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो संवैधानिक तौर पर ठीक है या नहीं है, तो आपका पढ़ने का मतलब है। और अगर आपने उसे यूपीएससी में 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, उसे क्या लिखना है, अगर आपने ये पढ़ा तो आपका जीना व्यर्थ है। समझ में आ गया? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी ज़िंदगी से जुड़े सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कल्चर, टेक्नोलॉजी। आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में समझना है, इसलिए ताकि आप इस समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, इस समाज को समझ पाएँ। नंबर तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि पढ़ तो लिया, पर क्या आप जीवित हैं? मतलब ये कि मैंने पढ़ा कि अपने देश में बहुत तेज़ी से
एक्चुअली ट्राइब्स के राइट छीनने शुरू कर दिए। अब जब हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे थे या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ट्राइब्स पर क्या असर पड़ रहा है, जब हम उसे पढ़ रहे थे, तो अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आए तो धिक्कार है हमारे इंसान होने पर। वो सिलेबस नहीं है। इमेजिन करिए कि आप ट्राइब होते और आपके साथ ऐसा हो रहा होता तो आपको क्या फील होता। असम में बाढ़ की विजुअल्स आप देख रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके घर का कोई बुजुर्ग सिर पे सिलेंडर रखे, कंधे पे सिलेंडर रखे और यहाँ तक पानी में फंसा हुआ है, तो उसको क्या फील हो रहा होगा कि कैसा है ये देश, कैसा है इस देश का प्रधानमंत्री या कैसे इस देश का मुख्यमंत्री। तो अगर आप जो पढ़ते हैं उससे आपके अंदर रिएक्शन नहीं होता है तो फिर आप डेड हो चुके हैं। तो आप जो पढ़ते हैं, चूंकि वो आपकी ज़िंदगी से जुड़े विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी ज़िंदगी से जुड़े विषय हैं। अगर आपने पढ़ा कि भाई कोई एक आदमी था जिसने सोचा कि इस देश में हर आदमी को राइट टू वोट देना चाहिए, तो बहुत पहले आपने पता नहीं सुना है नहीं, सिकंदर लोधी नाम के आदमी ने इस देश को, हर आदमी को राइट टू वोट दे दिया था, इस देश के हर आदमी को। तो आपको ये लगेगा कि यार क्या गजब आदमी था। उस समय इसने सोचा कि भूख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूख के बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तीसरी जो बड़ी स्किल होती है, पहला सबसे बड़ी स्किल जो होती है वो ये होती है कि आपको अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। आसपास जो भी हो रहा है सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसी दुनिया को, आप किसी और प्लैनेट से नहीं आए हो, तो आपको ज़्यादा अंग्रेज बनने के रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा समाज यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये चीज़ें यहाँ तक कैसे पहुँची, उनको समझने के लिए हमें हर विषय को बहुत पूरा पढ़ना होगा, पूरा समझना होगा। और समझने का सबसे अच्छा जो आउटपुट है वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ के अमेज नहीं हो रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ के रो नहीं रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आता है कि यार दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसके सॉल्यूशंस पे जाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशंस पे, यार क्यों हमारे देश के सारे बैंक्स जो है उनका एनपीए बढ़ता जा रहा है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप उसके सॉल्यूशन पर जाने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि यार एनपीए बढ़ना बढ़े, एनपीए बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सरकार का पैसा डूबेगा, लोगों का पैसा डूबेगा, बहुत मेहनत से कमाया हुआ डिपॉजिट डूबेगा। तो आप उस प्रॉब्लम किस में उलझ जाते हैं, उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। और बिलीव अगर वो प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसका वो सॉल्यूशन खोजेंगे जो अब तक हमारे देश के लोग नहीं खोज पाए, अब तक बैंकर नहीं खोज पाए। और जब आपने वो सॉल्यूशन खोज लिया तो उस सॉल्यूशन को हमेशा, जब भी आपके दिमाग में कोई नया विचार आता है, तो जो तीसरी, या यूँ कहें कि जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपकी थिंकिंग स्किल। जब भी आप कुछ पढ़ते, सुनते, दिखते हैं, उस पर अगर आपके दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो यू आर अ डेड पर्सन। अगर आप जीवित व्यक्ति हैं तो उस पर आपका रिएक्शन आएगा, और वो जो रिएक्शन है, गुस्सा है, दुख है, जोश है, वो जो आपने खबर सुनी कि 20-21 भारतीय सैनिकों को चीनियों ने मार डाला, तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आया। वो गुस्सा बताता है कि आप जीवित हैं। उस गुस्से का आपने क्या किया? शाम को पकौड़े बना के खा गए? उस गुस्से का आपको क्या करना चाहिए था? उस गुस्से में बैठ करके आपको सोचना चाहिए था कि ऐसा क्या किया जाए कि दोबारा स्थिति ना आए। ये है ब्यूरोक्रेट की एक क्वालिटी। और जब आप ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तब आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। और जब आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप उसके हर सॉल्यूशन पर जाने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली ये भी देखना होता है कि पहली चीज़ ये कि इससे पहले लोग क्या कर चुके हैं। कई देखा है ज़्यादातर जब हम बच्चों को आइडिया सबमिट कराते हैं तो बच्चे ऐसे आइडिया लेके आते हैं जो ऑलरेडी इस देश में 50 साल पहले इंप्लीमेंट हो चुके हैं और फेल भी हो चुके हैं। तो एक्चुअली जब आप कोई नया आइडिया सोच रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हमसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने क्या क्या किया होगा और वो क्यों फेल हुए, नई स्कीम क्यों, या हमारा नया प्लान क्यों सक्सेसफुल होगा। और जब भी आप कोई नया प्लान, नया आइडिया देते हैं तो उस आइडिया को हमेशा उन लोगों के बीच में ले जाओ जो आपके सबसे बड़े क्रिटिक हैं। उन दोस्तों के पास, हम सब के पास ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारी बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जो हमारे सोचने को ही चैलेंज करते हैं, जो ये चैलेंज करते हैं कि हम गलत आ गए इस दुनिया में। हम उस व्यक्ति के सामने अपना विचार रखो और देखो कि वो किस किस आधार पर इस चीज़ की बुराई निकाल सकता है। अगर उसने जो जो आधार पर उसकी आलोचना की, उन तमाम आधारों को जवाब देने के लिए आपके पास तर्क मौजूद हैं, तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप तीसरी स्किल पार कर गए। पहली स्किल, आपको अपने आसपास की हर चीज़ पर की जानकारी होनी चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको अपडेट होना चाहिए आपके आसपास की हर चीज़ का, जिसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा होता है कि आज समाज यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके लिए उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस समझना चाहिए। तीसरा, जब हम चीज़ें समझते हैं तो हमारे अंदर रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन से हमें उसके डालने चाहिए, हमें ओपिनियन बनाने चाहिए। जब हमारे अंदर ओपिनियन बनने लगते हैं, मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ पर हमारे विचार बनने लगते हैं, किसी प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन सोचने लगते हैं, तो उसको हमें दूसरों के बीच में ले जा करके उस पर काउंटर आर्गूमेंट करना चाहिए, बहस करना चाहिए। आपने सुना होगा लोग कहते हैं यूपीएससी की तैयारी में हमेशा ग्रुप बना करके ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी मतलब ग्रुप डिस्कशन करो, ताकि लोग आपको चैलेंज करें, ताकि आपको पता चले कि आपने ये सोचते समय एक जरूरी चीज़ छोड़ दी। ये जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जब ये आपकी पूरी हो जाती है, तब इसके बाद फिर बात ये आती है कि आपने जो सोचा है उसे आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और एक्सप्रेशन, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जैसे हम लोग डिबेट में जब लोगों को पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर विचार मजबूत है तो लैंग्वेज अपने आप आ जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार लोगों के पास
बहुत सारे अच्छे विचार होते हैं पर वो अटक जाते हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके दिमाग में कोई भी विचार आया, कोई भी ऑब्जर्वेशन आया, आज हमने कुछ नया समझा, आज हमने कुछ नया सोचा, आज हमें कोई नया गुस्सा आया, जो भी आया उसे कलम पर उतारो। जो भी आप सोचते हैं उसे लोगों के बीच ले जाओ तो वो पुख्ता होगा, और उससे आप कलम से उतारोगे तो वो व्यवस्थित होगा। और जो आपने लिखा है हमेशा फ्लो में लिखो, एक्टिव राइटिंग करो। जो आप राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं ना यूपीएससी रिक्वायर्ड, वो आंसर्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो बकवास चीज़ है। तो आप हर दिन जो नया सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में आपके दिमाग में जो थॉट आए उसे बिना रुके 100-150 शब्दों में लिख लो। कोई 100-150 शब्द की लिमिट नहीं है, 50 शब्द 20 शब्द भी आए तो कोई इशू नहीं। जब तक आपका थॉट पूरा नहीं हो जाता आप उसे लिखते रहो, फिर उसे बंद करके रख दो। 3 दिन बाद उसे एक एग्जामिनर की तरह चेक करो और देखो कि यार इस आदमी ने इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया, इस आदमी की कंटेंट की बॉडी तो है ही नहीं। तो आप ही लिखो, आप ही चेक करो, ताकि आपकी हर दिन आप और बेटर होता रहे। तो यूपीएससी में जनरली ये 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये आपकी सर्विस की ज़रूरत है। और यूपीएससी का सिलेबस सबसे बड़ा झूठ है। रिपीट करूं, यूपीएससी का सिलेबस सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा मजाक है जो आपके साथ किया जाता है। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस को अगर आप कॉपी करेंगे तो आप सेलेक्ट तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, यूपीएससी का टॉर्च है जो आपको बताती है कि आपको इस डायरेक्शन में भी पढ़ना है, पर देयर इज़ नो लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट कि आपको अगर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, या हमारे लाइफस्टाइल की बात हो रही है, तो लाइफस्टाइल में क्या क्या शामिल होगा यूपीएससी का सिलेबस नहीं आपको बताता। तो यूपीएससी का सिलेबस इंपॉर्टेंट है केवल इसलिए ये बताने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना नहीं है। लेकिन उसके अंदर कितना पढ़ना है ये तो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पढ़ने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी सोचने की, आपकी जानने की भूख के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअली आईएएस की आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर हम आईएएस की तैयारी करते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में एक्चुअली कुछ फेजेस होते हैं, 3-4 फेज़ होते हैं। यूपीएससी के बारे में 3-4 चीज़ें समझिए। पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं, ये बिल्कुल कठिन एग्ज़ाम नहीं है। में उसे देखा जाए तो इस देश की ज़्यादातर परीक्षाएं इससे ज़्यादा कठिन है। तो यूपीएससी एक कठिन एग्ज़ाम नहीं है। दूसरा, इसे केवल टॉपर ही क्रैक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या इसके लिए हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, ये तो बेमानी चीज़ है, लेकिन बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, ये सच है। तो यूपीएससी की तैयारी कठिन नहीं है, पर टाइम, और टाइम मांगने का मतलब किताबें पढ़ना नहीं होता। टाइम मांगने का मतलब खुद को उस लेवल तक पहुंचाना होता है जो एग्ज़ाम का लेवल है। और इसमें पढ़ाई का हिस्सा 10 या 15% ही होता है, बाकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं। वो क्या क्या करना पड़ता है एक फेज़ से समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तय मान लीजिए कि यूपीएससी अगर आप देना चाहते हैं, जो ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, बड़ी इन टर्म्स ऑफ सिलेबस कवरेज, बहुत बड़ा कवरेज है इस एग्ज़ाम का, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। और ये आप तय मान लीजिए कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कम से 2 साल लगता है, कम से कम 2 साल। मतलब अगर आप अगले साल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। 2 साल आपका पहला अटैम्प्ट, और फिर एक आध अटैम्प्ट आपको और लगेगा। हो सकता है कि आप कुछ छूट गया हो, आपको सही पोजीशन ना मिली हो, आपकी रैंक ठीक ना हो। तो एज ऑन एवरेज 3 साल लगता है यूपीएससी की तैयारी में। और ये 3 साल कभी भी कॉलेज में रहते हुए तो चालू ना करना चाहिए। कॉलेज फाइनल ईयर तक हो सकता है, पर आजकल तो लोग 9th-10th में भी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। उन पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ऐसे क्या कहूँगा मैं, कसाई माँ बाप पे जो अपने बच्चों को 10th-11th से यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उन कसाईयों पे थोड़ी देर में बात करेंगे। अपन सीधे बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के अलग अलग फेज़ क्या। तो 3-4 चीज़ें समझिए। यूपीएससी में पहला जो इंपॉर्टेंट फेज़ होता है उसे कहा जाता है यूपीएससी के सिलेबस से जुड़ना या उसे दोस्ती करना। यूपीएससी के सिलेबस से दोस्ती करने का मतलब यह है कि देखिए, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड के आए हैं, हम अलग बैकग्राउंड से आए हैं। किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने मेडिकल कर रखा है, किसी कोई बायो से आया है, कोई कॉमर्स से आया है, इवन कोई ह्यूमैनिटी से भी आया हुआ है। तो हमारे स्कूल और कॉलेज कितना अच्छा पढ़ाते हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यूपीएससी के जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जो अल्टीमेटली आपकी लाइफ से ही निकले हैं, आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंसेज हैं, इन तमाम सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एक्चुअली आप नए हैं या ये सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं, तो आपका पहला काम होना चाहिए इन सब्जेक्ट से दोस्ती करने का। और इन सब्जेक्ट से दोस्ती करने का मतलब यह है, आपने देखा होगा ना कि मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है पर मुझे इकोनॉमिक्स पल्ले नहीं पड़ती। व्हाट इट मीन्स, इकोनॉमिक्स बुरा विषय नहीं है, और ये भी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, पर अभी तक वो दोस्ती वाला एजेंट नहीं आया जो आपको इकोनॉमिक्स से दोस्ती करा दे। तो आपको, अच्छा ये दोस्ती कैसे होती है? पहला फेज़ जो होता है लगभग 5 से 6 महीने
उसमें आपको हर विषय के साथ दोस्ती करने की कोशिश करना चाहिए। दोस्ती करने के लिए क्या होता है कि जैसे मुझे कोई कहे कि यार ज्योग्राफी पढ़ो तो मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि एक काम करो, गूगल में सर्च करो कि अमेरिका में कौन सी इंटरेस्टिंग जगह हैं या हमारे इंडियन ओशन में कौन सी इंटरेस्टिंग जगह हैं, तो आप तुरंत खोज लाएंगे। जब आप इंटरेस्टिंग जगह खोजेंगे और उसके बाद मैं कहूँगा बेटा यही ज्योग्राफी थी, तो आपको ज्योग्राफी में मज़ा आने लगेगा। मैंने आपसे बोला कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स का जो पैसा है उस पैसे को अगर 2 साल में सही तरीके से यूज़ कर लिया जाए तो लगभग 20% इंटरेस्ट मिल सकता है। बंदा कहेगा नहीं मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। मैं कहूँगा देख, इसको यहाँ से करो, इसको यहाँ खर्च करो, बैंक रिस्की है, स्टॉक मार्केट में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। मैं कहूँगा लो तुम्हें इकोनॉमिक्स समझ में आ गई। समझ में आया? एक्चुअली द बिगेस्ट हर्डल इन यूपीएससी प्रिपरेशन इज दिस कि 7-8 विषय सब अलग अलग बैकग्राउंड से निकले विषय, और उन विषयों का नेचर बहुत अलग है। हम अपने स्वभाव के कारण 1 या 2 विषय हमें अच्छे लगने लगते हैं और 2-4 विषय हमें अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर एक भी विषय यूपीएससी में ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसे सालों नहीं पढ़ पाएंगे और आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। तो पहली कंडीशन आपको सभी विषयों से दोस्ती करना, और दोस्ती करने का मतलब ये है कि भाई इन्वायरमेंट निकला क्यों, किताब में क्या लिखा है भूल जाओ। भाई क्यों किसी को पहली बार लगा कि इन्वायरमेंट भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए? क्या हुआ था आखिर ऐसे दुनिया में? फिर लोग बैठे तो उन्होंने क्यों कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल कर लिया साइन? तो जब आप ये सब्जेक्ट बने कैसे, वहाँ से शुरू करके उन सब्जेक्ट का डेली लाइफ में क्या महत्व है ये समझेंगे तो आपको सब्जेक्ट से आपकी दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो गई तो आप उस सब्जेक्ट को ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट भी लगेगा, अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ लगेगा और कभी बोरियत नहीं होगी। तो एक ये फेज़ है जो 99% बच्चा मिस करता है, इसलिए वो सब्जेक्ट एक टाइम के बाद पढ़ने के बाद उसे बोरिंग लगने लगता है, सब्जेक्ट का रिटेंशन नहीं रहता है। और अगर ये फेज़ आपका अच्छा हो गया तो आपने जो पढ़ा आप बुढ़ापे में भी याद रख सकते हैं। तो नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सब्जेक्ट्स के दिमाग में अकाउंट खोलना, दिमाग में अपने दिल में इन सब्जेक्ट से दोस्ती करना। द बिगेस्ट फेज़ जिसको लोग स्किप करते हैं, कोचिंग्स भी स्किप करते हैं। और इसे कैसे किया जाए, इसको करने के लोग तरीके बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो। भाई अगर एनसीईआरटी इतनी इंटरेस्टिंग होती है तो हम सब ने स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ी है, तो हमें वो सब्जेक्ट से दोस्ती हो गई होती ना। समझ में आया? ठीक है, बस ये होता है कि चलो ठीक है, तब हम सीरियस नहीं थे, अब हम सीरियस हो गए हैं तो हम अपनी बीए के बाद या एमए के बाद हम अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के समझ सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एनसीईआरटी, ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से दोस्ती करने के लिए, पर एनसीईआरटी इतनी भी अच्छी नहीं है। हाँ, सब एनसीईआरटी बेसिक लेवल की किताबें हैं। बेसिक लेवल आप समझते हैं, जैसे सब्जेक्ट के अलग अलग लेवल होते हैं वैसे ये बेसिक लेवल की किताबें हैं, इसलिए कई बार सब्जेक्ट में ये इंटरेस्ट नहीं जगाती। तो फिर क्या किया जाए? अब ऐसे लोग जिन्हें कहानियाँ सुनने का, अब मान लीजिए आपने तानाजी देखी या आपने बाजीराव मस्तानी देखी, तो आपको नहीं लगता कि कभी भी मराठा हिस्ट्री पे कुछ भी आएगा आप कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपने बाजीराव मस्तानी में मराठा हिस्ट्री को समझ लिया है, मराठा हिस्ट्री से दोस्ती हो गई। तो वैसे ही आपको हर सब्जेक्ट के बहुत ही इनोवेशन हुआ है आजकल, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। हमारे देश में लर्निंग अच्छी नहीं है, हमारे देश में इस पर काम भी नहीं होता है, पर अगर आप ज्योग्राफी समझना चाहते हैं तो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी के वीडियोस उठा करके देखना शुरू करिए। आपको ज्योग्राफी से ऐसा प्यार हो जाएगा कि लगेगा यूपीएससी छोड़ के बस कोई ज्योग्राफी का काम कर लेते हैं। तो आपको हर विषय के अच्छे वीडियोस देखना है, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, कहानियाँ सुननी है, नॉन सब्जेक्ट बुक्स जो डायरेक्टली सब्जेक्ट बुक्स ना हो लेकिन उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जगाएं, ऐसी चीज़ें पढ़ना है ताकि उस विषय से आपकी दोस्ती हो जाए। उस विषय से आपकी दोस्ती हो गई तो आपका पहला फेज़ पूरा। दूसरा फेज़ जो होता है उसे हम कहते हैं कि एक्चुअल तैयारी का फेज़। अच्छा, ये पहला फेज़ आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनफैक्ट स्कूल में भी जारी रख सकते हैं, पर ध्यान रखिए इसके नोट्स नहीं बनाने होते हैं, मज़े करने होते हैं। भाई लोग, अगर मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटरेस्ट जाग रहा है तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ता रहूँ ना, अभी उसके नोट्स नहीं बनाना है, वो बहुत बाद में आएगा। उसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है जिसे कहते हैं हम तैयारी का फेज़। जब आपको हिस्ट्री से दोस्ती हो गई, जब आपकी इकोनॉमिक्स से दोस्ती हो गई, अब आपको लगा यार और पता करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में, अच्छा हमारे यहाँ इतनी टेलीकॉम कंपनी जो थी अब 2 ही 3 क्यों बची हैं, दिक्कत क्या हुई है, हमें ये समझना है कि यार ये इतने सारे जो बैंक्स होते हैं वो अलग अलग तरह के बैंक्स क्यों होते हैं। तो फिर हम किताबें पढ़ेंगे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 80% बच्चा स्किप करता है, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि जिसने ये स्किप किया उसको भगवान भी यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं करा सकता, और वो है सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स। सेकेंड फेज़ में हमें उस सब्जेक्ट की डिटेलिंग करनी होती है। ये जो लोग हैं ना, जो नई जनरेशन जो विजन और इंसाइट करती है और एनसीईआरटी करती है, ये जनरेशन कभी आईएएस नहीं बन सकती क्योंकि इनके सब्जेक्ट की बुनियाद मजबूत नहीं है। हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, इसकी एक एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए। अच्छी बात यह है कि ये स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में सब जानते हैं,
आपने लक्ष्मीकांत उठा ली, आपने रमेश सिंह उठा ली इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट आ चुका है तो रमेश सिंह पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब रमेश सिंह के पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक आपने एक बार पढ़ा, एक बार में तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में भी नहीं आएगी, दोबारा पढ़िए, समझ में आ गई, समझ में आने के बाद और हर मिनट आपको बड़ा अच्छा फील होगा कि यार ये चीज़ तो पता ही नहीं थी, इतना बढ़िया पता चल गया कि ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये बहुत अलग होते हैं और ये जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो जब आपको नई चीज़ पता चलती है तो आप उसकी खुशी में ना पागल होते जाते हैं, चेहरे पे आपकी चमक दिखती है वो खुशी की। तो आप पहले राउंड में उन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, समझिए। सेकेंड राउंड में जब आपने वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, सेकेंड राउंड में उनमें जो पैटर्न दिया हुआ है कि अच्छा ये 4 कैटेगरी होती हैं, तो इन 4 कैटेगरी को याद करने के लिए दिमाग में कोई पैटर्न डेवलप करिए। पैटर्न वो फॉर्मूले नहीं होते हैं, वो जो ये 3 का 13 वो फार्मूला हम बनाते हैं ना, दोहा चौपाई वाला, मुहावरे वाला, वो बकवास चीज़ है, यूपीएससी में नहीं चलती है, उसे भूल जाना है ना। फॉर पैटर्न का मतलब होता है कि किसी विषय को किस सीक्वेंस में याद रखा जाए, दिमाग में कैसे बैठाया जाए। तो मैप के थ्रू बैठाइए, ज्योग्राफी के थ्रू बैठाइए, अल्फाबेटिकली बैठा लीजिए, सीक्वेंस वाइज बैठा लीजिए, प्रोसीजरल तरीके से बैठा लीजिए। तो आपने जब चीज़ों को डिटेल में अपने दिमाग में याद रखने के पैटर्न डेवलप कर लिए, तो तीसरा राउंड होता है उसे याद करने का। ऐसे में किताब पूरी हुई। और हर ज्ञानी ये कहता है कि एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले आपको ये 7 किताबें, 7 मतलब समझ गए ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट और कल्चर, ये 7 किताबें आपको प्रीलिम्स से पहले 5 बार रिवाइज करके जाना चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट, कम से कम 5 बार रिवाइज करके जाना चाहिए। नहीं हुई है तो जाकर के टाइम और अटेम्प्ट वेस्ट मत करो। तो ये है यूपीएससी की एक्चुअल तैयारी। इसके बाद आती है तीसरी चीज़, ये भी सेकंड स्टेज में ही होती है और उसे कहा जाता है, यूँ कहें फर्स्ट स्टेज में भी आप कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार हमें चीज़ें पढ़ के ईजिली समझ में नहीं आती, दूसरे को समझ में आती हैं। हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट जो है हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट चीज़ें समझ में आती हैं, हम उस पर कुछ और डायमेंशन नहीं कर पाते। फिर हम जो ये पर्टिकुलर चीज़ है इस पर कोई ओपिनियन नहीं निकाल पाते, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इस पर हम कोई डिसीजन नहीं निकाल पाते। जो हमें किताब में लिखा है हम वो रट सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपका तीसरा लेवल तो 0 ही है, तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं। आप जो पहला लेवल है वो है सब्जेक्ट से दोस्ती, दूसरा लेवल है सब्जेक्ट की डिटेलिंग, विच विल रिक्वायर्ड आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो 6 मंथ्स। 6 महीने से कम में 6 से 8 महीने लगेंगे आपको। अगर आप रोज 6-8 घंटे पढ़ते हैं तब आप अपने यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। जब आपका ये हो गया तब आप ये कह सकते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करने के लायक हुए। उससे पहले तो आप यूपीएससी की तैयारी के लायक ही नहीं थे। तीसरा लेवल होता है, उसे कहते हैं एग्जाम। तो आपने कोर तो है सेकंड लेवल। कोर ये है कि यूपीएससी के लिए 5-7 सब्जेक्ट समझने बहुत अच्छे से जरूरी है और वो सब्जेक्ट पूरी डिटेल में पढ़ना, समझना, याद रखना जरूरी है। उसके पहले का लेवल ये है कि आप इतना तभी कर पाओगे जब आपको उन विषयों से प्यार हो, जब आपको उन विषयों से दोस्ती हो जाए, तब आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, समझोगे, याद रखोगे और बोर नहीं होगे। तीसरी चीज़ है कि हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें प्री और मेंस एग्जाम देना है। तो हमने जो अब तक पढ़ा है, हमारे विषय पूरे याद हो गए, हमने रट लिए। अब इसके बाद बात आती है कि इसे एग्जाम के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाए। तो जब हम विषयों को पूरा करते हैं तो उसके बाद एक और 2.2 एक लेवल है, एक 2.1 लेवल एक और होता है, और वो ये होता है कि मैंने इकोनॉमिक्स जब से बनी है तब से लेकर के अब तक पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली। लेकिन पिछले 1 साल में या 2 साल में इकोनॉमिक एरिया में इंडिया में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे चर्चे में रहे। हमारे देश में बहुत बुरी तरह से हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। फिजिकल डेफिसिट मतलब आप समझते हैं, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि सरकार का घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब नाउ इट्स हम अलार्मिंग थिंग्स जो 2 साल से सरकार को टेंशन में डाले हुए। तो ये जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है ये क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या रीजन है, इसको ठीक करने के लिए अच्छा सरकार के क्या ऑब्लिगेशन है, क्योंकि हमारे पास एक रेगुलेटरी एक्ट है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये तक सोचना पड़ता है। ये होता है एक और लेवल। तो पहले लेवल में विषयों से दोस्ती करो, दूसरे लेवल में विषय डिटेल करो, तीसरे लेवल में उस विषय के करंट सिचुएशन को समझो, कंटेम्प्रेरी डिस्कशंस क्या हो रहे हैं उस विषय पे। हम सब के विधानसभा का अधिवेशन बुलाना राज्यपाल का काम है, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को वो नकार नहीं सकते हैं, बराबर। अब राजस्थान में जो हो रहा है, उस राजस्थान में जो चीज़ हो रही है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने बुक में पढ़ा है उससे थोड़ा अलग आ रहा है। ये सब हमने पढ़ा कि अगर कोई विप का वायलेशन करता है, कोई मेंबर अगर विप का उल्लंघन करता है तो वो दल बदल का दोषी है, लेकिन राजस्थान में तो दल बदल का दोषी नहीं माना, कोर्ट ने उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन दे दिया। तो ये जो समसामयिक मुद्दे होते हैं हर विषय के, उन मुद्दों को समझ लेने से हमारे वो जो थोड़ा निर्जीव से विषय और विषय में हम आज की लेवल की समझदारी डेवलप कर लेते हैं। और आज के लेवल की समझदारी डेवलप करने के लिए ही हम 50 तरह के करंट अफेयर्स की सोर्सेज को फॉलो करते रहते हैं, और हम ये नहीं ध्यान देते कि हमें सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स पढ़ना है,
हमें ये नहीं पढ़ना है कि हिंदू में क्या आया है। बिना हिंदू पढ़े भी आईएएस बन सकते हो, बशर्ते कि जो करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए वो आपको पता चल रहा है। समझ में आया? सो पहला लेवल विषय से दोस्ती करना। दूसरा लेवल कि आपको सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है, 5 बार कम से कम पढ़ना है प्रीलिम्स से पहले। तीसरा, उस सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स कोई कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़े, ऐसे लोगों को गाल में 2 थप्पड़ मारने का मन करता है। कोई महीना नहीं होता है बंधु। अगर हमारे देश में एक संविधान है, वो संविधान में कोई मुद्दा 5 साल पहले या 10 साल पहले भी न्यूज में था, तो वो भी आपके लिए करंट अफेयर्स है। तो आप करंट मुद्दे समझिए, मतलब आपके विषय का समसामयिक जो चर्चा हो रही है, जो पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है उसका, वो समझिए और उसके सभी पक्ष समझिए और उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाइए। क्योंकि यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि भारत में दल बदल विरोधी कानून का आजकल बहुधा दुरुपयोग देखा जा रहा है, और ये दुरुपयोग क्या न्यायालय के इसमें इन्वॉल्व होने के कारण हो रहा है, या राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको इसे ना मानने की इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां उसका दुरुपयोग करना चाहती हैं, या न्यायालय इसमें अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए आपका दल बदल कानून जो है वो अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है। अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें आप तभी लिख पाओगे जब आपको ना केवल दल बदल कानून पता है, उसका कंटेम्प्रेरी रेफरेंस पता है, ये भी पता है कि आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो फिर रिपीट करता हूँ, सिविल सर्विसेज का पहला लेवल होता है हर विषय से दोस्ती। उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, वीडियोस देखिए, क्विजेस करिए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, जो आपको ठीक लगे उसे पढ़िए। आप स्कूल के मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों की किताबें पढ़िए, आप कॉमिक्स पढ़िए, वट एवर इज कंफर्टेबल, जिससे तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। दूसरा होता है सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स को डिटेल में पढ़ना। अगर आपने बेसिक बुक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो भगवान भी आकर के आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं करा सकते। और वो डिटेल बुक्स पूरी समझना होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, समझ करके उसे याद रखना होता है और बार बार रिवाइज करना होता है। तीसरा होता है कि वो जो विषय हमने पढ़े उन विषयों में पिछले 2-4 साल में क्या डिस्कस हो रहा है, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, और उन मुद्दों के क्या अलग अलग पक्ष हैं, उनका भविष्य क्या होगा, उनमें क्या सोल्यूशन होंगे, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब आखिरी जो स्टेज होता है उसे कहते हैं एग्ज़ाम। हमने जो इतना सब पढ़ा उसे प्रीलिम्स में जज किया जाना। तो हमेशा ये कहा जाता है, और मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक हूँ, कि आपको एग्ज़ाम से कम 3 महीने पहले आपने ये दूसरा लेवल अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, रादर तीसरा लेवल भी, मतलब सब्जेक्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, करंट अफेयर्स भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आखिरी के 3 महीने, मतलब लगभग 100 दिन, आपको हर दिन एक मॉक देना चाहिए। मतलब अगर आप लगभग 100 मॉक्स नहीं लगाते हैं, लीस्ट 75 से 100 मॉक लगाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर अब हम क्या करते हैं, बहुत होशियार चंद आ गए हैं आजकल कि हम पढ़ते नहीं हैं, बस मॉक लगा करके कि अच्छा इस मॉक में नया क्वेश्चन आया तो इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। भाई साहब, ऐसे 5 लाख क्वेश्चन लगा लेना, पर वो सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो यूपीएससी में आना है। मॉक इसलिए नहीं लगाए जाते हैं कि आप टाइम पे पेपर कर पा रहे हो, यूपीएससी में तो हो ही जाता है टाइम पे। मॉक इसलिए नहीं लगाए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से सब्जेक्ट छूट गए हैं, वो तो अगर आपने छोड़ दिए तो आपका वैसे नहीं होना है। मॉक इसलिए सॉल्व किए जाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि जो आपने पढ़ा है उसमें किस किस तरीके से आपको उलझाया जा सकता है, क्वेश्चनिंग किस किस तरह की हो सकती है। और यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आपके डिसीजन मेकिंग की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपकी पढ़ी हुई चीजों में से ही स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तो आपने जो पढ़ा है अगर वो अच्छे से समझा नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है आपके दिमाग में, वो अच्छे से नहीं बैठा है, तो आप वहां गलत कराएंगे, इसलिए वहां नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। तो आपको जो पहला लेवल है उसमें सब्जेक्ट से दोस्ती करना है, दूसरे लेवल में आपको सब्जेक्ट की डिटेलिंग करना है, तीसरे लेवल में आपको सब्जेक्ट से जुड़े मुद्दे जो पिछले 8-10 साल में न्यूज़ में रहे उसे पूरी तरह से समझना है, चौथे लेवल में आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करना है। और प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करना है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, और जितने तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है उतने तरीके की क्वेश्चनिंग करके देख लीजिए, ताकि आपको जब एग्जाम में आप जाएँ तो आपको वो क्वेश्चन का पैटर्न ना डराए। नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए पूरा। पाँचवा जो चीज़ है उसे कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। और बिलीव मी, आईएएस का मेंस किसी भी स्टेट पीएससी के मेंस से आसान है, क्योंकि आईएएस के मेंस में डायरेक्ट सवाल ही नहीं होते। आईएएस के मेंस में सवाल बहुत ऐसे होंगे, आपको नहीं लगता है कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय करने का समय आ गया है, या स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत भारत की जीडीपी में ग्रोथ को रोक रहा है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आप कहीं पढ़ नहीं सकते, इसलिए उसे आप याद करके नहीं आ सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, पहले लेवल पे आपने सब्जेक्ट अच्छे से जब समझ लिया, सेकंड लेवल पे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन समझ लिए, तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, यार ऐसा क्यों नहीं होता, यार ऐसा भी होना चाहिए, यार ये किया जाए तो कितना बढ़िया होगा। यही मेंस है। और उसके लिए क्या करना चाहिए, आपने जो पढ़ा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन में समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करो, और उन डायमेंशंस पे अपने विचार व्यवस्थित करने की कोशिश करो कि अगर ये चीज़ होती है तो हम कैसे करेंगे। क्या भारत में
निरोगी भारत बनाने में आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है? क्या आयुर्वेद ही एक रास्ता हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति इतनी महंगी एलोपैथी दवाई नहीं यूज़ कर सकता। तो एक विचार है जिसे सोचो, और एग्जाम में वो विचार आता है तो आपके पास 10-12 मिनट होता, उतने में आपको सिर्फ एक्सप्रेस भी करना है, लिखना भी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तो आप मेंस में जो कर सकते हो, विश्वास मानो, पहली चीज़ मेंस के बारे में, मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई ऐसा टॉपिक नहीं आता जो आपने अगर थोड़ी भी पढ़ाई की हो तो आउट ऑफ सिलेबस हो। आईएएस मेंस में हर आपके प्रिडिक्टेबल लाइन पर आता है, बस उसके क्वेश्चनिंग का लाइन बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब विषय वही होगा पर वो पूछेंगे कुछ ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं सोचा होगा। तो आपको खेलना यहाँ है कि आप एक पर्टिकुलर विषय पर, कोविड हो गया या इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या भारत चाइना का रिलेशन हो गया, उस भारत चाइना रिलेशन पर आप कितने डायमेंशन में सोच सकते हो। जितने ज़्यादा डायमेंशन में सोचोगे उतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी होगी कि एग्जाम ने जो क्वेश्चन पूछा है वो आपके सोचे हुए सवालों में से। फिर आपने जो सोचा है उसको आप कितने अच्छे तरीके से, उसकी भी तैयारी अगर आप पहले से करके आ जाते हो तो आप मेंस में बहुत अच्छा कर जाते हो। मेंस में हर आदमी लड़खड़ाता है। दिल्ली में एक अलग अप्रोच है। दिल्ली में वो क्या करते हैं कि जो 100 टॉपिक निकालते हैं, बस 100 टॉपिक, और वो 100 टॉपिक जो है ना, पेपर 1 में कुछ टॉपिक, पेपर 2 और 3 में ज़्यादा टॉपिक, तो वो 100 टॉपिक निकालते हैं और 100 टॉपिक में वो उनके मॉडल आंसर तैयार करा देते हैं और कहते हैं कि इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आए ये मॉडल आंसर चिपका देना। और यूपीएससी की मजबूरी कि उन्हें वही आंसर मिलना है तो उसमें भी वो मार्क्स देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ सबसे आसान है मेंस, बशर्ते आपको सोचना आता हो और अलग डायरेक्शन में सोचना आता हो। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपका मेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक चीज़ जो आखिरी चीज़ है जिसे मैं जोड़ना चाहूँगा, काफ़ी वक्त हो गया, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, पर स्पेशली यूपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी समझते हैं? 3 चीज़ें। आपका सिलेक्शन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 आपकी खुद के बारे में क्या समझ है। नंबर 2 एग्ज़ाम, मतलब आपकी एग्ज़ाम के बारे में कितनी सटीक समझ है। नंबर 3 कॉम्पिटिटर, आपके अपने कॉम्पिटिटर के बारे में क्या समझ है। अगर आपकी अपने बारे में अच्छी समझ है, बहुत ईमानदार समझ है, 99% लोगों की नहीं होती, या तो वो अपने आप को गधा समझते हैं या अपने आप को होशियार समझते हैं। तो एक तो आपकी अपने को लेकर के क्या समझ है, दूसरा एग्ज़ाम को लेकर के आपकी खुद की समझ क्या है। ये जो ज्ञानी बाबा लोग आते हैं ना, रैंक 2, रैंक 5, रैंक ये उनकी समझ है। तुम्हारी समझ क्या है, वो कैसे डेवलप होगी? क्वेश्चन पेपर उठाओ, बार बार ये सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है। तो आपकी अपने बारे में समझ, आपके एग्ज़ाम के बारे में समझ, और तीसरा आपके कॉम्पिटिटर के बारे में समझ। क्योंकि मैंने कहा ना, आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अगर वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़ लो, सिलेबस सबसे बेईमानी चीज़ है। किताबें यूपीएससी ने कभी रिकमेंड नहीं की हैं कि ये पढ़ना है, इसी से सिलेक्शन होगा। सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो केवल डायरेक्शन है, बाकी उसके अंदर बहुत कुछ है। किताबें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यही किताब पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट है कि आपको जो वो विषय है उस विषय में अपनी महारत हासिल करनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब करते हैं वो कर लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग इट। यूपीएससी में इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी का मतलब, मैं ये आखिरी स्टेटमेंट के साथ चीज़ें ख़त्म करूँगा। यूपीएससी में जो द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो अभी पिछले 4-5 साल में आई है वो ये है कि हमारे पास बहुत कंटेंट और बहुत गाइडेंस। अब बहुत कंटेंट और बहुत गाइडेंस में दिक्कत ये होती है कि हमें पता है कि किस चीज़ के लिए क्या पढ़ना है और हमें वो बना बनाया भी मिल रहा है, तो हम वो सब करते हैं, हम वो सब पढ़ते हैं जो इस देश के 15 से 20 लाख लोग कर रहे हैं। हम उसके अलावा और कुछ करते ही नहीं हैं। तो जनरलाइजेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, जनरलाइजेशन मतलब समझते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जामिनर, जब आप भी वही उत्तर लिखोगे दूसरा भी वही उत्तर लिखेगा, तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा और दूसरे को कम मार्क्स कैसे देगा? फिर डिसीजन क्या हो जाता है? आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कौन से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं आजकल, जिनकी स्कूलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई होगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज आपके कंपैरिजन में अच्छी है। तो फिर वो ये देखते हैं कि अच्छा लैंग्वेज बहुत फ्लॉरिस है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, डिक्शन अच्छा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, हैंड राइटिंग बड़ी सुंदर है, तो उसके बेसिस पर उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, आपको कम, क्योंकि लिखा तो सबने विजन का ही आंसर है या इनसाइट का ही आंसर है। तो जनरलाइजेशन, इतना सारा मटेरियल आ जाने के कारण जनरलाइजेशन बहुत हो गया है। हम वही पढ़ते हैं जो दूसरा पढ़ते हैं, हम वही गलती करते हैं जो दूसरा कर रहा है, हमारे आंसर में वही कमी है जो दूसरे के आंसर में कमी है। तो सिलेक्शन बेसिकली उसका होगा जो अलग होगा, और अलग का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। यूपीएससी में सिलेक्शन का एक ही मंत्र है,
और वो है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का अर्थ ये हुआ कि आपकी अपनी व्यक्तिगत विशेषता क्या है, आपकी अपनी व्यक्तिगत बढ़त क्या है, आप कितने अलग हैं, वो आपके सिलेक्शन को तय करेगा। और ये अलग होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो सब पढ़ते हैं हम वो बिल्कुल ना पढ़ें, हमें वो चीज़ें जानते हुए उनसे बेहतर बनना होता है। जब हम उनसे बेहतर बन जाएंगे तो हम डेफिनेटली हमारे आंसर में कुछ अलग होगा, हम प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन सबके गलत होंगे वो हमारे सही होंगे। और ये सब संभव होता है उस ट्रिनिटी फार्मूले से। खुद को अच्छे से समझो, आपके अलावा कोई नहीं समझता आपको, और आप जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, दूसरा कोई बना ही नहीं आप जैसा। एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसी स्ट्रेंथ, एक जैसी वीकनेस किसी की नहीं है। तो नंबर 1 ट्रिनिटी फार्मूला में खुद को समझो। ये भी जानो कि आप किस चीज़ में दुनिया को हरा सकते हैं, ये भी जानो कि आप किन चीज़ों में डूब सकते हैं। डूब सकना मतलब अपनी आदतें भी जान लो, ठीक है। तो कोई लेवल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज़ है ट्रिनिटी फार्मूला में आप खुद को अच्छे से समझो। दूसरा, आप एग्जाम को अच्छे से समझो। एग्जाम की क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, किसी टॉपर की नहीं। आपको लगता है एग्जाम में ये चीज़ें करने से अच्छा नंबर आता है तो आप वो करिए, किसी और के कहने पर मत करिए। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने कॉम्पिटिटर पर नज़र रखिए। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे लैंग्वेज में बढ़त मिलेगी। अगर उसे लैंग्वेज में बढ़त मिलेगी तो हम उसे कैसे काटें मतलब उसकी कॉपी ले जा करके फाड़ना नहीं है, मतलब उसे बीमारी में उस पर हमला नहीं करना, वो यूपी बिहार टाइप उसे किडनैप नहीं करना है। अपना जो कॉम्पिटिटर है उस कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, मतलब उनसे आगे जा सकते हैं। जिस दिन आपको वो पता चल गया उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन मैं नहीं लेना चाहता, पर अगर कोई ज़रूरी क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा। चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझिए, इसको एक बार और अच्छे से देखिए। अगर कोई डाउट आते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत पेशेंसली आपने लगभग 1.25 घंटे मुझे सुना। थैंक यू।